तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम टॉपिक लेते हैं ऑडिट का। ऑडिट में क्या लेंगे हम? ऑडिट में लेंगे एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अरोड़ा क्लासेस देहरादून में एक 100% जॉब गारंटी कोचिंग सेंटर है टैली टैक्सेशन की जॉब के लिए। कोई भी स्टूडेंट्स जो देहरादून में रहता है या आसपास सिटीज़ में रहता है, अगर ज्वाइन करना चाहता है और वह क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। 100% अकाउंटेंट की जॉब की गारंटी है, 100% आफ्टर मिनिमम 6 मंथ कोर्स के बाद। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं ऑडिट के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है अकाउंटेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है या जो अकाउंटेंट है आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मेरा चैनल उन्हीं के लिए है जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो अकाउंटेंट के लिए आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे नई चीज़ सीखकर अकाउंटेंट की जॉब में स्किल हासिल करके आगे तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और इसी इसी एम के साथ मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, जिसको 22-23 साल के आसपास हो गए, होने को आ रहे हैं 23 साल। और जिसमें मैं टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, सीपी, बीएसआई, ये सारे कोर्स एक साथ करवाता हूँ और 100% जॉब की गारंटी देता हूँ। देहरादून में एक ही मात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जो 100% जॉब गारंटी देता है। आके यही कोचिंग सेंटर में आके यकीन हो सकता है स्टूडेंट्स से पूछकर कि मैं देता हूँ जॉब या नहीं देता हूँ। ठीक है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कोचिंग में बैठिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो होगी हमारी कोचिंग की बात। अब आते हैं हम कि आज के टॉपिक। तो फ्रेंड, हमारा टॉपिक है आज का ऑडिट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स का मतलब, अगर हम कोई साथ में और कि कोई अगर हम एसेट एक्वायर्ड कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बताता हूँ और साथ में आपको बताऊंगा कि ऑडिट की इसकी एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करें। मैं जो भी वीडियो आपको देता हूँ उसके साथ में टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाता हूँ, ताकि धीरे धीरे आपका टैली प्राइम का भी, टैली में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और टैली में भी आप एक्सपर्ट बनते जाएं। और साथ ही नई नई एंट्रीज आपको मिलती रहे। कभी मैं जीएसटी का टॉपिक, इनकम टैक्स का, टीडीएस, ईपीएफ, एसआई का, हर चीज़ को टॉपिक देता हूँ, ताकि आपके कमांड अच्छी बनती चली जाए। तो आज का टॉपिक का हेडिंग क्या है? ऑडिट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। यानी कि जो भी एसेट बिजनेस के लिए एक्वायर्ड की जाती है उसका ऑडिट कैसे करते हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपने। सिर्फ एक चीज़ है, एक एसेट है, उसके बाद उसका ऑडिट करना है हमने। इसी तरीके से मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा कि क्या क्या चीज़ का ऑडिट कैसे करें और साथ में उसकी टैली में कैसे एंट्री करेंगे, उसको टैली में कैसे वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ऑडिट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है? डॉक्यूमेंट्स टू बी वॉच्ड। डॉक्यूमेंट्स देखने की क्या क्या जरूरत है, और एस्पेक्ट्स टू बी वेरीफाइड। दो आप इसके कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एसेट आपने एक्वायर्ड करी है, कोई एसेट खरीदी है आपने बिजनेस में। उस अकाउंटेंट ने या उसके बॉस ने कोई एसेट खरीदी है, एज अकाउंट ऑडिटर आप जा रहे हैं, तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप बिल्स और रिसीप्ट। The purpose of an asset must be duly supported by the receipts for the amount paid. एसेट का पर्पस आप देखोगे, बिल चेक करोगे, रिसिप्ट चेक करोगे, जो एसेट खरीदी है उसका पर्पस क्या है, वो बिजनेस में बिजनेस के लिए ड्यूरी उसके लिए काम आ रही है। और उसके साथ रेसिपिएंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड, जो आपने एसेट खरीदे हैं उसका बिल है नहीं है, और उसकी जो आपने रिसिप्ट दी है उसकी अमाउंट पेड करी है नहीं है, करी है। ये सबसे नंबर वन आप फिक्स्ड एसेट्स वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए करेंगे। नंबर टू, टाइटल डीड इन केस ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, कार वगैरह, तो इसके लिए क्या करेंगे? टाइटल डीड। टाइटल डीड क्या होती है? टाइटल डीड ये होती है जिसमें ना उस बंदे का, परचेजर का नाम लिखा होता है, या उसका ऑथराइज होता है कि वो बंदा कौन बंदा है। इन केस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द ऑडिटर मस्ट आल्सो इंस्पेक्ट द टाइटल डीड्स।
टाइटल डीड्स को इंस्पेक्ट करना चाहिए ऑडिटर को। द टाइटल ऑफ डीड ऑफ एन योर प्रॉपर्टी वाज पासिस ऑन योर रजिस्ट्रेशन। टाइटल डीड कब बनती है? सिर्फ और सिर्फ तब बनेगी जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार लिया आपने, टाइटल डीड बनेगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एसेट लिया आपने, लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपके लिए टाइटल टाइटल होगी, यानी कि आप उसके मालिकाना है। It is therefore essential for an auditor to see that property has been registered to the purchaser name as required by the relevant regulations and also that the title of the transfer of sale property has been। इसी तरीके से आप चेक करोगे कि सेल प्रॉपर्टी वेरीफाई बाय द सॉलिसिटर और एन एडवोकेट। जो टाइटल डीड जो टाइटल डीड बनी थी जो टाइटल डीड बनी थी, चाहे वो आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो, कार खरीदी हो, या बस खरीदी हो, कुछ भी खरीदी हो, लैंड खरीदो, तो वो जो उसमें टाइटल डीड है, रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट जो आपको मिला है रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपका नाम है नहीं है, यानी कि बिजनेसमैन का नाम है नहीं है। आप ये चेक करेंगे सबसे पहले। एक तो बिल तो आपने चेक ही कर लिया, उसके बाद आप ये चेक करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीजें। उसके लिए भी वही तरीका है। इन द केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनरशिप। मालिक की ओनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। एग्जाम्पल कीजिए, कार, अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं और शेप, it is must be verified that such a registration has been made in favor of the purchaser. It is necessary for the auditor to satisfy himself generally as regards existence, value and title of the assets acquired। तो अगर आप कार या शेप या इसी तरह की कोई व्हीकल या ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली हो, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स की ये भाई रजिस्ट्रेशन किसका नाम है। और चेक करते समय एज अ ऑडिटर आप चेक करते समय देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन बिजनेस के नाम से है या नहीं है, या बिजनेस के नाम से नहीं, किसी पर्सनल नाम से है, तो आप इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि एसेट की तरह। ठीक है। अगर आपको पता चला एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसके नाम से ही एक्स वाई जेड एक कार परचेज करी है, या कोई मोटर व्हीकल डिलीवरी वैन परचेज करा है, तो आप देखेंगे कंपनी के नाम से है वैन, या फिर पर्सनल किसी के नाम से है, पर्सनल किसी के नाम से होंगे, तो आप उसको वहां से उसको ड्राइंग्स में ले जाएंगे, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, वो ड्राइंग्स की तरह मानी जाएगी। कंपनी के नाम से चेक करने के लिए वो कंपनी के नाम पे प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। अब आते हैं फोर्थ वाले में, authorization of a purchase by board. It must be also verified that the assets were purchased only a person who had the authority to do so. Companies Act 2013 that only the board of directors can invest the funds of the company. Thus, the board alone can sanction the purchase of fixed assets. तो कंपनी में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कंपनी में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स एसेट्स परचेज कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के साथ, ऑथराइजेशन लेटर के साथ। ऑथराइजेशन ऑफ परचेज ऑफ बोर्ड्स, इट मस्ट बी वेरीफाइड दैट द एसेट्स वर परचेज ओनली बाय द पर्सन हु हैड द अथॉरिटी। उनको अथॉरिटी हो जिसके लिए वही परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, दैट ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दस द बोर्ड एलोन कैन सैंक्शन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, अगर कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये किसने सैंक्शन कर रखे हैं, क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर रखे हैं या प्राइवेट किसी बंदे ने कर रखे हैं। तो ये प्रॉपर चीज आप फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए आप चेक करेंगे। तो फिफ्थ आता है फाइनेंशियल ट्रीटमेंट। If the benefit of an item of expenses has been acquired by the purchaser along with the asset, its value should be debited to the CPAT account examination when a motor car has been purchased on which certain taxes and insurance charges were paid by the seller for a period that had not been expired। ठीक है। or in the case of an asset constructed or manufactured by the client himself, example Asia, where a building has been constructed or a plant or machinery manufactured by the concern with its labor and materials, it must be verified that the cost of the labor, materials and other direct expenses incurred has been charged as the cost of assets on a proper allocation of the total expenditure debited under the these heads। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। It must also be seen that neither expansion nor repairs nor maintenance have been nor has been capitalized, nor the cost of acquisition to assess charge of as a revenue expenses।
तो ये पॉइंट हमें कह रहा है फाइनेंशियल ट्रीटमेंट। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि आपका ना अकाउंटिंग फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम कोई एसेट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो एसेट है, मान लेते हैं वैल्यूज शुड बी डेबिटेड, वो एसेट ऐसा है कि जैसे व्हेन अ मोटर कार परचेज कर रहे हो और उसका टैक्सेस इंश्योरेंस वर पेड बाय द सेलर फॉर अ पीरियड दैट हैड नॉट एक्सपायर्ड, और पीरियड उसका जो है एक्सपायर नहीं हो रहा है, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह का, तो वो आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। यानी कि मैंने क्या करा है, मैंने एक कार खरीद ली। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कार खरीद ली और मैंने 5 साल का उसका इंश्योरेंस करवा दिया, 5 साल के खर्च वगैरह के लिए उसका इकट्ठा दे दिया। तो क्या मैं सिर्फ कार अकाउंट डेबिट टू बैंक या पार्टी अकाउंट कर दूंगा? नहीं, कार अकाउंट डेबिट, एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगा। एडवांस क्यों? क्योंकि मेरे पास वो अगली वाली बैलेंस शीट में दिखाई देता रहेगा। फिर मैं इसको राइट ऑफ करूंगा धीरे धीरे करते करते जितने साल के लिए मेरे पास है। और या फिर दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमने कोई मशीनरी वगैरह परचेज करी है, उसका कॉस्ट, लेबर वगैरह सब चीज़ें खर्चे वगैरह हुए हैं, तो क्या उसको हमने सही कैपिटलाइज करा है? कैपिटलाइज मतलब उसको रेवेन्यू आइटम में तो नहीं डाल दिया। तो इसका ये सब चीज़ें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपने एक मशीनरी परचेज करी है, परचेज मशीनरी वॉज रुपीज 1,15,000, 1,15,000 रुपये की मशीनरी परचेज करी है, 18% IGST, यानी कि हमारे उत्तराखंड, अगर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ तो उत्तराखंड से बाहर तभी IGST लगती है। परचेज बाय एक्स वाई एंड कंपनी। तो मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई एंड कंपनी। ध्यान रखना, अगर आपके फर्म में इनपुट अलाउड है तो आप ऐसी एंट्री बनाओगे। अगर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है कि इनपुट अलाउड नहीं है तो आप इनपुट अलाउड की एंट्री नहीं बनाओगे। मेरे बिजनेस में इनपुट अलाउड है, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनरी अगर परचेज होती है और हमारे यहाँ इसी तरीके का सेल परचेज का काम होता है, तो मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा। और हम इसकी एंट्री हम इस तरीके से दिखाएंगे कि परचेज में दिखाएंगे एक्स वाई एन कंपनी क्या है? हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ठीक है, और मशीनरी हमारी क्या है? मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है। ध्यान रखना, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है। और यहाँ पे आके आप रेट सेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट परचेज 18% है तो 18%, और गुड्स है तो गुड्स। और IGST मैंने ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में से परचेज करी है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST में जाके IGST जितना परसेंट है तो वो फीड कर देंगे। तो ये तो हो गया फैंस मशीनरी के बारे में। अभी देखना कि होता क्या है कि जब हमने मशीनरी परचेज करी है, मैंने इसका GST इनपुट क्लेम करा है, हमारे बिजनेस में अलाउड है, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस टैक्सेबल सेल वाला है। तो हम जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, सिवाय कार पर्सनल यूज़ के लिए कार वगैरह में अलाउड नहीं होता। अब आगे देखते हैं कि क्या एंट्री है। वेजेस पेड फॉर एवो मशीनरी 11,250 रुपये बाई कैश। हमने वेजेस दी थी 11,250 रुपये की कैश में। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे। जैसे पीछे देखने में मैंने बताया था आपको कि हम क्या एंट्री करेंगे। तो हमने क्या करा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करा, चाहे आपने वेजेस दी हो ये, लेकिन ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटलाइज्ड हो गए हैं। ये नई मशीनरी परचेस करने के लिए ही तो मशीनरी के लिए वेजेस दिए हमने, तो इसलिए वो कैपिटलाइज्ड हो गई। कैपिटलाइज्ड मतलब बैलेंस शीट में एसेट में मशीनरी में चले गए हैं। तो हमने एंट्री बना दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके अलावा एक तीसरा खर्चा और हो गया था हमारे यहाँ, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹17,250 बाई कैश। हमने इसको इंस्टॉल करा, सीमेंटेड कराया मशीन को, सब कुछ काफ़ी खर्चा आ गया। तो हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश करा 17,250 रुपये का। ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह में लग गए पैसे। तो क्या करा हमने, इंस्टॉलेशन भी हमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करा, इसको भी मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश करा। मशीनरी अकाउंट क्यों करा? हमें पता चलना चाहिए कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो 17,250 रुपये मशीनरी की करा। अब आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिए, मशीन तो हमारे पास कितने की थी? 1,15,000 रुपये की। तो आइए आप देखते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस शीट में हमारे पास आती है मशीनरी फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, मशीनरी 1,15,000 रुपये की थी, लेकिन 1,15,000 रुपये की मशीन थी, और 11,250 रुपये के हमने वेजेस करे। 17,250 रुपये की हमारे पास इसमें नरेशन देना जरूरी है, 17,250 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। तो 1,15,000 रुपये की मशीनरी की वैल्यू हमारे पास बैलेंस शीट में आज की डेट में 1,43,500 रुपीज़ है, और इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
इनपुट वाले पे नहीं करेंगे। इनपुट हमारा अलग चल गया, क्योंकि हमारी कंपनी में इनपुट अलाउड है। हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें इनपुट अलाउड नहीं है, तो आप इनपुट नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बस इतना ही आज का टॉपिक ऑडिट के बारे में। और आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे मैं ऑडिट और इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह सभी चीज़ों पे टॉपिक लेकर आता हूँ। और अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए, जितना भी अकाउंटेंट मेरे भाई बहन हैं, उन सब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने अकाउंटेंट की जॉब में प्रोग्रेस कर सकें। मैं ऐसी चीज़ लाऊं, और उनको कोई दिक्कत आती है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाऊं, ताकि आपको आने वाले टाइम पे मैं इनकम टैक्स रिटर्न्स हर तरीके की, 8, 1, 2, 3, 4, ITR 5, ये सब चीज़ें फाइल करना सिखाऊं। जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिखाऊं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टीडीएस रजिस्ट्रेशन, टीडीएस रिटर्न, ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ रिटर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ देहरादून की बात कर रहा हूँ। यहाँ देहरादून में भी अगर जॉब लेना चाह रहे हो तो 15,000 रुपये से लेकर कम से कम 1 लाख रुपए तक का भी अकाउंटेंट है। सिर्फ उसके नाम अलग है। यहाँ एक जूनियर अकाउंटेंट, कोई सीनियर अकाउंटेंट, कोई फिर अकाउंट्स मैनेजर या अकाउंट्स ऑफिसर नाम से है। तो क्या क्यों है वो एक 15,000 रुपये में काम कर रहा है और 1 लाख रुपए या 80-90 हज़ार रुपये में काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि भैया उसने बहुत स्किल हासिल करी है, बहुत प्रोफेशन से काम कर रहा होता है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती है। लेकिन कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा होता है, वो भी 8 घंटे में से मुश्किल से 4-5 घंटे ही काम करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके आज के लिए काफ़ी है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।